आज चश्मा पहन के वीडियो बनाने बैठा हूं क्योंकि आज हम लोग बहुत ही सीरियस एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे इस चैनल में आप जैसे नए नए लोग जुड़ रहे हैं वैसे वैसे ही मुझे क्वेरीज बहुत ज़्यादा मिल रही है। मतलब मुझे पहले से भी मिलता था, लेकिन अभी जो क्वेरीज मिलने का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि इंस्टाग्राम में मुझे मतलब हर वक्त ऐसे मैसेज आते रहते हैं आप लोगों जैसे, क्योंकि आप लोग बहुत यंग हो और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत लोग अभी शायद 10th भी पास नहीं किया होगा या फिर 12th भी पास नहीं किया होगा, बट आप लोग को ग्राफिक डिजाइनर बनना है। यूजुअली मतलब मैं पहले ऐसे बोलता था कि आप लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे करियर काउंसलिंग जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं वो लोग भी इन सब के बारे में बताते रहते हैं। और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने पूरा एक सीरीज भी बनाया है उसके ऊपर। उस सीरीज में भी मैंने काफ़ी इन डेप्थ में बात की थी और आज भी मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में बात करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक। तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं YouTube में जाके थोड़ा सर्च करता हूँ कि दूसरे क्रिएटर्स का क्या कहना है इसी टॉपिक के ऊपर। क्योंकि अगर सेम इन्फॉर्मेशन है तो मतलब बार बार देखे क्या फ़ायदा, वो वाला चीज़ मैं एक देखता हूँ। बट मैं ये मतलब मुझे बहुत अजीब लगा कि जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया YouTube में, तो बहुत बड़े बड़े चैनल जिनका एकदम मिलियंस में सब्सक्राइबर है वो लोग भी बहुत ही सपनों की दुनिया सजा रहे हैं। मतलब कोई भी रियलिटी नहीं बता रहा है। एंड मैं उन लोग को भी ब्लेम नहीं करता क्योंकि जो कैरियर काउंसलिंग वाले लोग होते हैं वो लोग आपको एक जेनेरिक इमेज बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है या फिर ऐसा ऐसा हो सकता है। जो इंट्रिकेसिस होते हैं किसी भी जॉब या किसी भी प्रोफाइल का या फिर किसी भी करियर का, वो जो लोग उस जॉब में हैं, जो लोग वो काम कर रहे हैं, वही लोग उस चीज़ को बता सकते हैं। सो हियर कम्स मी। तो मैं इस फील्ड में 10-11 आई थिंक अभी कितना हो गया, 2008, 2008 से आप लोग गिन लीजिए, 18, 19, 20, 21, आई थिंक 12+ ईयर्स हो गया। हाँ, 12+ ईयर्स हो गया मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। मैंने फ्रीलांस भी किया है, मैंने जॉब भी किया है, प्रिंट पब्लिकेशन, डिजिटल इवेंट्स, सब में मैंने काम किया है। मैंने बस एक चीज़ में काम नहीं किया, वो है गेमिंग इंडस्ट्री में मैंने काम नहीं किया है। बाकी मैंने हर जगह काम कर लिया। सो मैं आप लोग को आज एक बहुत इंट्रिकेट और बहुत डिटेल ओवरव्यू दूंगा पॉइंट वाइज। तो सबसे पहली बात, आप लोग ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो। आयरनी ये है कि हम लोग अभी अपने कंपनी में, मतलब मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे हम लोग ग्राफिक डिजाइनर रिक्रूट कर रहे हैं। हमें ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए, तो हम लोग दिन का 3-4 इंटरव्यूज ले रहे हैं हम लोग। आप लोगों को भी जॉब चाहिए एंड आप लोग, मैं बोलता हूँ कि आप लोग पोर्टफोलियो भेजिए, मैं देखता हूँ कि अगर अच्छा होगा तो मैं फॉरवर्ड करूँगा अपने HR को। बट आप लोगों के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो भी नहीं है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको इस फील्ड में, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर कुछ भी, मतलब ये क्रिएटिव फील्ड में आपको आना है, एडिटर हो, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, आप इलास्ट्रेटर हो, कुछ भी, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। आपका रिज्यूमे अगर थोड़ा खराब भी होगा, अगर आप नॉर्मल डॉक फॉर्मेट में आप भेज दोगे तब भी चलेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो ही बात करेगा इंटरव्यूअर से। क्योंकि जब हम लोग भी देखते हैं तो मैं सीधा पोर्टफोलियो लिंक खोलता हूँ, मैं काम देख के फिर बाद में रिज्यूमे देखता हूँ कि ओके। तो पोर्टफोलियो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि ओके ही इज़ अ फ्रेशर और ही इज़ अ एक्सपीरियंस, कितने ब्रांड्स के साथ काम किया है या फिर ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया, वो सारी चीज़ें पोर्टफोलियो से ही पता चलती है। अभी आप पूछोगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा 90% लोग यूज़ करते हैं Behance करके एक वेबसाइट है, BEHANCE, Behance करके एक वेबसाइट है। दैट इज़ द फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉर डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स। मतलब ये जो क्रिएटिव फील्ड में है, आपने मूवी बनाया है, आप वहाँ पे डाल दो लिंक। कोई प्रिंट के लिए काम किया है, कोई कैंपेन किया है, हर चीज़ आप वहाँ पे डाल सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो आप लोग, आई प्रीफर कि आप लोग Behance ही यूज़ कीजिए। अभी Behance के अलावा भी 2-3 और ऑप्शन हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है या फिर आप खुद का वेबसाइट बना सकते हो। तो उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बाद, मतलब इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दूसरा पॉइंट है इंस्टाग्राम वर्सेस लिंक वर्सेस Behance। अभी कहने का मतलब यह है कि मैंने जैसे आप लोग को बताया कि Behance एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना के रख सकते हो। बट एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ईजी हो गया है। विक्स है, फिर बहुत सारे ऐसे मतलब डोमेन्स है जहाँ पे आप एक अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। या फिर इंस्टाग्राम इज एन ऑप्शन, मतलब आप इंस्टाग्राम में भी अपने काम को अपलोड करके आपका इंस्टाग्राम का लिंक आप भेज सकते हो। बट यहाँ पे चैलेंजेस क्या है पता है, जैसे कि
अगर आपने अपना वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट वेबसाइट में आपको थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा, आपको वो वेबसाइट बार बार अपडेट करते रहना पड़ेगा, या फिर जो डोमेन का प्राइस होगा वो आपको ईयरली पे करते रहना पड़ेगा। तो वेबसाइट जो एक सोल्यूशन है वो अच्छा है, आपको फ्रीडम मिलता है, आप अपने हिसाब से काम को दिखा सकते हो। बट आई वोंट प्रिफर वेबसाइट और आई वोंट सजेस्ट वेबसाइट अगर आप बहुत बड़े कोई पोर्टफोलियो आपका, मतलब आपने अगर कोई ऐसे, कैसे बताऊं, मतलब आप अगर 19-20 साल ऐसे 25 साल से आप काम कर रहे हो एंड सिर्फ वो वेबसाइट के लिंक से ही आपका पता चल जाता है, तो आप बना सकते हो। बट आई डोंट सजेस्ट कि आप अभी वेबसाइट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अभी दूसरा एक पॉइंट है कि जैसे बिहांस में क्या है कि वो जो लेआउट है उन लोग का, वो बहुत फैमिलियर है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप किसी का भी पोर्टफोलियो देखिए वो लेआउट सेम रहेगा, आपको कहीं पे भी एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं पे भी आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये क्लिक करने से ये होगा, ये क्लिक करने से ये होगा। लेकिन आपका जो वेबसाइट होगा वो एक अलग यूआई में आप बनाओगे तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा। तो कभी कभी ऐसे इनकन्वीनियंस हो जाता है कि मैं स्क्रॉल करूँ कि क्लिक करूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका जो इंट्यूशन होता है उसको चैलेंज करता है कभी कभी वेबसाइट। आई डोंट सी कि वो एक अच्छा चीज़ है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जितना इजीली आप अपने आप को अवेलेबल करा सकते हो वो उतना बेटर होता है, कि आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि आप कितना कन्वीनियंटली आपका काम जो बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यू वो देख सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिहांसी कीजिए। और इंस्टाग्राम में एक इशू होता है कि जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिजिटल, तो डिजिटल में क्या होता है कि कोई क्लाइंट आपको एक कैंपेन दिया जो वो अपने इंस्टाग्राम में ही प्ले करेगा, मतलब अपने इंस्टाग्राम में ही वो उसको रन करेगा, तो आपने वो करके दे भी दिया, लेकिन आपने अगर उस चीज़ को फिर से एक दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड किया फॉर योर पोर्टफोलियो सेक, तो वो उन लोग का एक्सक्लूसिव नहीं रह गया, वो दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स में वो सेम चीज़ अवेलेबल है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो ये कभी कभी आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाल सकता है, आपको कभी कभी बहुत मेजर प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, क्योंकि वो प्राइवेसी वायलेशन रूल्स भी होते हैं, तो वो भी ब्रेक हो सकता है। सो इसीलिए आई सजेस्ट बिहांस इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर योर पोर्टफोलियो। ओके, द पॉइंट नंबर 3 इज कमर्शियल आर्ट। आपने अभी अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लिया, लेकिन आप अभी अपने पोर्टफोलियो में डालोगे क्या, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। मतलब वो बहुत ही एक सोच के आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं, अभी देखिए फ्रेशर्स को ना जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रेशर्स विल चार्ज लेस, मतलब उन लोग का कॉस्ट कम होगा कंपनी के लिए, लेकिन उन लोग से आप काम ज़्यादा निकलवा सकते हो, वो लोग ज़्यादा काम करेंगे भी। तो एक अच्छे फ्रेशर का चांस एनी डे इज़ बेटर देन अ मीडियोकर सीनियर। अगर सीनियर भी बहुत अच्छा है तो वो तो अलग ही वो हो गया, बट तो फ्रेशर्स लोग को बहुत ही केयरफुली अपना पोर्टफोलियो क्यूरेट करना चाहिए। और मैं जब बोलता हूँ कि कमर्शियल आर्ट ऐसा होता है कि देखिए, जब भी कोई बंदा या बंदी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है, मैं भी जब आया था तो मेन ये था कि हम लोग को मूवी बनाना है, मतलब जैसे अवतार बनाना है, जुरासिक पार्क बनाना है, टर्मिनेटर बनाना है, वो सब देख के हम लोग आते हैं एंड हम लोग अपने उस सपनों के दुनिया में रह के बहुत खुश रहते हैं। और कॉलेजेस में क्या होता है, इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको कोई जब प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको मे बी कैलेंडर बना के लाना है, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है कि टू प्रिपेयर योर कैलेंडर, तो आप उसमें पूरा दिल खोल के आप काम कर सकते हो उसमें। तो वो चीज़ ना जो कमर्शियल, मतलब आप जब जॉब करोगे तो वो चीज़ उतना नहीं हो पाता है वहाँ पे। जॉब में आपको टाइम क्रंच इज़ द मेन थिंग, वो तो एक चीज़ हो ही गया। और ऊपर से क्या होता है, आप जब सीखते हो तो आपने किसी फ्रेंड के फ़ोटो को ले लिया, उसको आपने पेंटिंग बना दिया, या फिर जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है वो सब ज़्यादा काम हम लोग के पास रहता है, मतलब वेक्टर, किसी फोटो को वेक्टर बना दिया। तो वैसे काम आप पोर्टफोलियो में मत डालिए। आप कितना भी फोटोशॉप एक्सपर्ट हो, आपको फोटोशॉप में कितना भी कितने भी अच्छे से किया है आपने, वो सब काम आप पोर्टफोलियो में मत डालिए, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि सबको ना मतलब वैल्यू चाहिए। और वैल्यू कहाँ से आता है, ब्रांड वर्क से। ब्रांड वर्क मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अभी वोडाफोन, मतलब ये देखिए, ये जो ऐसे जो क्रिएटिव होते हैं जहाँ पे आपको एक कम्युनिकेशन करना होता है, इनको बोलते हैं कमर्शियल आर्ट, कि ये सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे एक CTA मतलब कॉल टू एक्शन। ये क्रिएटिव आपको कुछ बता रहा है करने के लिए, आइदर इट्स सेलिंग समथिंग और आइदर इज कम्युनिकेटिंग समथिंग, आइदर इज प्रमोटिंग समथिंग। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं कमर्शियल आर्ट। आपने ऐसा क्या काम किया है, अगर आपने किसी भी इंटर्नशिप में, किसी भी चीज़ में, अगर आपने किसी भी ब्रांड के लिए कुछ किया है, सोशल मीडिया कैंपेन हो, ब्रोशर हो, या फिर कुछ भी हो, वैसे कामों को आप ज़्यादा पोर्टफोलियो में डालिए। अपने खुशी के लिए आपने जो किया था वो पोर्टफोलियो में डालने से उतना फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि देखिए जो गुरु मंत्र है, जो मतलब मेन चीज़ है, वो ये है कि
Nobody will pay you for the things you can do, but everybody will pay you for the things you can do for them. कोई भी आपको इसीलिए पैसे नहीं देगा कि आप ये कर सकते हो, आप इतना अच्छा ड्राइंग बना सकते हो, वो उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। लेकिन आप किसी के लिए कितना अच्छा ड्राइंग बना सकते हो, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए कमर्शियल आर्ट इज़ अ वेरी, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में कमर्शियल आर्ट ही डालिए, एंड दैट विल गिव यू द जॉब। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, जैसे 20-25 साल से इस फील्ड में है, वो लोग बोलेंगे कि ये क्या है, मतलब कल का लड़का आके ये सब क्या बोल रहा है कि मैट पेंटिंग के लिए भी जॉब मिलता है, देन फोटो एडिटिंग के लिए भी जॉब मिलता है, विच इज़ ट्रू। बट मार्केट में ना ये रेशियो बहुत ऐसे आजकल तो बहुत कम हो गया है, पहले था भी तो आजकल बहुत कम हो गया है। वेरी फ्यू कंपनीज लाइक बायजूस इज़ देयर, ई-कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे फ़ोटो काटने के लिए ही प्रोफेशनल रहते हैं, बट वो बहुत ही मतलब क्रिएटिव काम नहीं होता। बायजूस वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, बायजूस वाला जो बैकग्राउंड बनाना होता है, या फिर मूवीज़ में अगर आपको जॉब मिल गया तो मैट पेंटिंग, वो सब ना बहुत कम है। आपको मतलब आप उन सब ऑप्शंस को बाद में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप किसी जगह पे घुस तो जाइए, मतलब किसी एजेंसी में आप घुस जाइए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में घुस जाइए, वहाँ पे आप अपना करियर शुरू कीजिए, बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो तो अभी पोर्टफोलियो में देखिए, पोर्टफोलियो में जब आप डालते हो चीज़ें तो ऐसे ही डालिए। मतलब फ्रीलांस में भी, अभी फ्रीलांस में तो और ज़्यादा सेंसिटिव है। फ्रीलांस में कैसा है कि आपको एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलेगा, अगर वो प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, सपोज मुझे एक लोगो चाहिए और आपने मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजा, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी लोगो नहीं है तो मैं आपको क्यों काम दूंगा। तो लोगो इज़ ए कमर्शियल आर्ट, मतलब अब किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी लोगो बनाते हो, दैट इज़ ए कमर्शियल आर्ट। सो आपका वो लोगो होना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, तभी आपको वो काम मिलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन हाउस वर्सेस एजेंसी वर्सेस फ्रीलांस। अपने फील्ड में, अपने करियर में 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो। क्योंकि देखिए, द अच्छे इज़ द कीवर्ड। ठीक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर कोई कर सकता है, फोटोशॉप कोई भी सीख सकता है, लेकिन अच्छा इज़ द कीवर्ड। आपको अच्छा होना पड़ेगा। यू शुड बी एबल टू फीड योर सेल्फ विथ योर स्किल। इतना अच्छा तो आपको होना पड़ेगा। तो अगर आप उतने अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव ग्राफिक डिज़ाइनर हो कि आप अच्छा काम कर सकते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। एक तो रहेगा इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर, आप किसी कंपनी में इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, या फिर आप किसी क्रिएटिव एजेंसी में जाके जॉब कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलांस कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? अगर आप शुरू कर रहे हो, मतलब अपना करियर आप शुरू कर रहे हो, देन एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि ना वो पूरा समंदर है। आप जैसे ही समंदर में कूदोगे तो 2-3 साल में ना यू विल बी बैटल हार्डन। आप ऐसे बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस के साथ आप मार्केट में आओगे। तो एजेंसीज आर द बेस्ट इफ़ यू आर ए फ्रेशर। आप जितना भी हो सके फ्रेशर हो तो एजेंसी में ही आप घुसिए, क्रिएटिव एजेंसी में। आप आजकल बहुत सारे छोटे छोटे शहर में भी ऐसे एजेंसीज बन चुके हैं। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे सीखिए कि कैसे काम होता है, कैसे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम किया जाता है, कैसे कैसे होता है। तो एजेंसीज में प्रोज क्या क्या होता है कि आपको एक अच्छा टीम मिलता है, या फिर आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आप अलग अलग चैलेंजेस को डील कर सकते हो कि ये क्लाइंट ऐसा है, ये क्लाइंट ऐसा है, इसको ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है। तो आपको इट्स लाइक लर्निंग कुंफू। आप अलग अलग मूव से आप सीखोगे हर चीज़ को। और फिर एजेंसी पॉलिटिक्स भी आप सीख सकते हो कि लोगों के साथ कैसे बात करना होता है, किसके साथ कैसे रहना है, वो सब कुछ जो होता है, मतलब जो सोशल नॉर्म्स, वो सब कुछ आपको एजेंसी में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप कितने भी अच्छे कितने भी बुरे एजेंसी में जॉब कीजिए, आपको ये सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही। मतलब अलग अलग पॉइंट में सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही सीखने के लिए। अभी दूसरा होता है कि जो इन हाउस, तो अगर आपने 5-6 साल जॉब कर लिया है, अगर आपको लगता है कि एजेंसी में काम कर करके यार, क्योंकि एजेंसी में क्या होता है कि वीकेंड्स में काम होता है, फिर हॉलीडे बहुत कम मिल सकता है आपको, वर्किंग आवर्स बहुत स्ट्रेच होते हैं, वो सब कुछ एजेंसी में रहता है। तो वो सब कर करके अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा अभी सेटल होना है, तब आप जा सकते हो इन हाउस। अभी इन हाउस में क्या होता है कि आप किसी मैगजीन के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने किया था, मैगजीन के लिए आप काम कर सकते हो। फिर या फिर MNCs जैसे गूगल है, एप्पल है, इन सब में आप जॉब कर सकते हो। और अगर आपने 5-6 साल जॉब कर लिया ऑलरेडी एजेंसीज में, तो आप थोड़ा क्वालिफाई भी हो जाते हो कि आप एप्पल या गूगल में या फिर वैसे किसी भी MNC में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो, या फिर अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छे नहीं हो, तो बहुत ही कम चांस है कि आप फ्रेशर ही एक MNC में आपको मिल जाएगा। मैं गूगल एप्पल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता है। लेकिन अगर आप ऐसे मेट्रो सिटी जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इन सब में जाओगे तो बहुत सारे MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। काफ़ी सारे बैंक्स भी रहते हैं जहाँ पे पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी डिज़ाइनर, लेकिन बहुत सारे बैंक्स, मतलब जो वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, वहाँ वो लोग भी लेते हैं काफ़ी डिज़ाइनर।
बहुत सारे अलग अलग MNCs में आपको जॉब मिल सकता है। तो इन हाउस में क्या होता है कि आप एक लूप में रह जाते हो कि आपके साथ एक ही चीज़ हर हफ्ते, हर महीने, हर साल होगा, विच इज़ गुड ऑल्सो। आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, वो एक अच्छी बात भी है। एंड कभी कभी क्या होता है कि उस लूप में अगर ऐसा है कि सपोज जब मैं मैगजीन में काम करता था तो महीने के 20 तारीख से लेके 2 तारीख, मतलब वो जो 7 to 10 डेज है, उन दिनों में मेरा मरना भी अलाउड नहीं था, कि मैं मर भी नहीं सकता। मैगजीन निकलना ही है, क्योंकि मंथली था तो मैगजीन निकलना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप ना तो छुट्टी में जा सकते हो, सैटरडे संडे कुछ नहीं मिलेगा। बट आई वॉज गेटिंग कंफर्टेबल कि ओके यही एक साइकिल है कि 20 तारीख तक आपका ज़िंदगी है, 20 से जो 10 दिन होगा वो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब बिहू हो, कोई भी हॉलीडे हो, होली हो, कुछ भी, दिवाली हो, आपको काम करना ही है। तो वो एक साइकिल बन जाता है विच इज़ प्रेडिक्टेबल, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। वो वैसा एक चीज़ इन हाउस में होता है। और जनरली इन हाउस में क्या होता है कि एक इन टाइम आउट टाइम रहता है। अगर आप लेट से घुसोगे तो आपको सैलरी कटेगी। मतलब सपोज अगर 9:30 से 6:30 है, तो अगर आप 9:30 में ऑफिस नहीं पहुंचे, 10 बजे को पहुंचे, तो आपकी सैलरी कट जाएगी। और अगर आप दिन भर काम करके यूजुअली 6:37 में आप निकल सकते हो, आप घर जा सकते हो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इन हाउस में ऐसा जनरली होता है। हर इन हाउस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। लेकिन एजेंसीज में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप टाइम पे निकल ही नहीं पाओगे एजेंसी में, मैं ये लिख के देता हूँ आपको। वो एक प्रोज एंड कॉन्स होता है कि अगर आप एजेंसी या फिर जो इन हाउस होता है वैसा आप कर सकते हो। तीसरा होता है फ्रीलांस। अभी मैं फ्रीलांस को ना एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि फ्रीलांस में कैसा है कि देखिए, ये एक ना मेंटल स्टेट है कि आप जब फ्रीलांस करते हो तो आपको फॉलोअप भी खुद ही करना है, काम भी खुद ही लाना है, फिर जो चेंजेस होते हैं, जो जितना सब कुछ भी है वो सब आपको ही करना होता है। जो खुला फ्रीलांस, मतलब मैं इसे खुला फ्रीलांस बोलता हूँ कि किसी ने लोगो बनाने के लिए दे दिया, किसी ने मेन्यू बनाने के लिए दे दिया, किसी ने ब्रोशर बनाने के लिए दे दिया, वो तो बहुत ही गंदा है। वो उसमें आपके पैसे अटकेंगे मार्केट में। आप क्योंकि अगर सपोज किसी ने आपसे एक लोगो बनवा लिया, आपने 10,000 चार्ज कर लिया लोगों का, उन्होंने पैसा नहीं दिया आपको, तो क्या आप वो 10,000 के लिए आप कितना फॉलोअप करोगे? क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिर बिलिंग का इशू हो सकता है, आपको अपना खुद का इन्वॉइस देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कंपनी के लिए करते हो तो आपको खुद का इन्वॉइस देना पड़ेगा, GST करना पड़ेगा, आपको खुद का CA रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है ऐसे लॉज। जैसे ही आप किसी से पैसा लोगे ना, तो आपका फ्रीडम वैसे भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं फ्रीलांस करूँगा, विल बी माई ओन बॉस, ये सब कुछ झूठ है। द मोमेंट यू टेक मनी फ्रॉम समवन एल्स, आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं फ्रीलांस नहीं करता, और करता भी हूँ तो मैं पैसों के लिए नहीं करता। किसी ने बोला कि भाई थोड़ा हेल्प कर दे, मेरे को एक लोगो बना के दे, तो मैं बना के दे दूंगा। तुम्हें कुछ देना है तो आप तुम दो, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। तब मैं मना भी कर सकता हूँ कि यार मैं नहीं करूँगा, यार तुम मेरे से नहीं होगा। मैं तेरे को मतलब बंदा या बंदी में ला के दे सकता हूँ जो तेरे लिए कर देगी, बट मैं नहीं करूँगा। इसीलिए मैं फ्रीलांस नहीं करता, क्योंकि मेरे बहुत पैसे फ्रीलांस में अटक गए हैं मार्केट में, जो मुझे रिकवर कभी हुआ ही नहीं, और मैंने अभी उम्मीद भी छोड़ दिया है। और एक चीज़ होता है कि फ्रीलांस का एक हो सकता है जो थोड़ा सीरियस फ्रीलांस, मतलब मैं जो एक तो आपको खुला फ्रीलांस वाला बोल दिया, और होता है दूसरा एक सीरियस फ्रीलांस। सीरियस फ्रीलांस कैसा होता है, जो अभी बहुत ही बूमिंग है, मतलब मार्केट में कंपनी है कोई छोटा सा, वो लोग एक एजेंसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लोग आपको आके बोलेंगे कि भाई देखो, मैं एक एजेंसी को पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं तेरे को महीने का 15,000 रुपया दूंगा, तू मेरा सारा काम करेगा। यू आर नॉट माई एम्प्लॉई, मैं तेरे को फ्रीलांस ही ले रहा हूँ, बट तू मेरा सारा काम करेगा, घर में बैठ के करे तो दैट इज़ अ मोर सीरियस काइंड ऑफ फ्रीलांस। और वैसे फ्रीलांस में आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा सैलरी की तरह पैसा मिलेगा, एंड यू विल बी इन एन एनवायरनमेंट कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, और आपको थोड़ा फ्रीडम भी रहेगा, क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय नहीं हो। तो वो लोग आपको नहीं बोलेंगे कि मुझे अभी के अभी चाहिए। आप बोल सकते हो कि ठीक है, काम देके देख दो, मैं रात को आपको भेज के रख दूंगा, बिकॉज दे हैव नो अथॉरिटी इन यू दैट वे। मतलब ऐसे एम्प्लॉय की तरह आपके ऊपर अथॉरिटी भी नहीं है। सो दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर फ्रीलांसिंग। ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप खुले फ्रीलांस में भी अगर आप सस्टेन कर सकते हो तो वो आपके स्किल्स के ऊपर है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये ऐसा आप कर सकते हो। सीरियसली आप एंगेज हो गए किसी कंपनी के साथ, सो दैट फ्रीलांस इज द बेस्ट फ्रीलांस। अभी इसके बाद आता है, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, आपने MNC ज्वाइन कर लिया, आपने फ्रीलांस कर लिया, तो आपको अभी चार्ज कितना करना है पैसा, आप कितना पैसा लोगे। तो फिर से डिवाइड करके बोलता हूँ कि जो जैसे कि मैंने ये जो सैलरी वाला चीज़ है, ये मैंने अपने इस वीडियो में, मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगा, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने सैलरी के बारे में बहुत इन डेप्थ बात की है, मतलब बहुत डिटेल में मैंने बात की है, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। लेकिन ऊपर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो, 2021 में हो, तो आप 10 से 15 के नीचे आप मत आइए,
डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने अच्छे हो। तो 10 से 15 के नीचे आप ज्वाइन मत कीजिए, किसी भी सिटी में हो, कहीं भी हो, 10 से 15 के बीच मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके नीचे अगर आप ज्वाइन करोगे, अगर आपने 10 से नीचे ज्वाइन कर लिया तो आप मार्केट के लिए खराब हो, मतलब आपने मार्केट को पूरा डाउन कर दिया अपने साथ। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत क्रेडिबल हूँ, तो आप 15 चार्ज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यू आर टेकिंग चांस, कि मुझे खुद से श्योरिटी नहीं कि मैं कितना परफॉर्म कर पाऊंगा, तो आप 10 चार्ज कीजिए, लेकिन 10 के नीचे मत कीजिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो अब हम बात करेंगे एमएनसी के सैलरी की। तो जैसे कि मेरा सजेशन है कि आप एमएनसीज में शुरुआत में ज्वाइन मत कीजिए, मतलब वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, या फिर वही है, मतलब अगर आप 5-6 साल जॉब करने के बाद आप एमएनसी में जॉब कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको एक स्लैब के हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो एमएनसीज में यूजुअली क्या होता है कि ऐसे स्लैब्स रहता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल में इतना मिलेगा, मैनेजर लेवल में इतना मिलेगा, उसके ऊपर इतना मिलेगा। सो दैट्स हाउ प्रमोशंस ऑल्सो हैपन। तो एमएनसीज में ऐसे एक नंबर बोलना थोड़ा मुश्किल है सैलरी वाइज, आपको वो खुद से देखना पड़ेगा कि आप कितना जंप कर चुके हो, आपने अपना सैलरी पिछले 5 सालों में कहाँ से कहाँ तक आपने करवा लिया है, आप कितना अचीव कर चुके हो। सो उन सब के ऊपर एमएनसी में होगा। लेकिन एमएनसीज में अलग पर्क्स हैं। पर्क्स मतलब जो इन हाउस, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि आप अगर एमएनसी में जॉब करोगे तो आपका जो बड़े बड़े कंपनियाँ करती हैं कि आपका इंश्योरेंस कंपनी टेक करेगी, फिर आपको अलग अलग, अगर कोई यूएस बेस्ड कंपनी है तो ऐसा हो सकता है कि आपको यूएस जाने का भी चांस मिले कंपनी के खर्चे में। तो वो सब कुछ हो सकता है, मतलब काम के लिए, ऑब्वियसली घुमाने के लिए कोई लेके नहीं जाएगा। तो एमएनसीज में वैसे थोड़े पर्क्स हैं। और लोग जब अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं कि मुझे अभी जॉब जाने का, मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरा ऐसे कल मुझे फायर कर देंगे, तो थोड़ा स्टेबिलिटी जब चाहिए तब लोग एमएनसीज में अप्रोच करते हैं। और एमएनसी में जॉब मिल गया मतलब अपने जनरेशन में गवर्नमेंट जॉब मिल गया, सेम है कि एक अच्छा सेटल जॉब रहेगा, एक अच्छी सैलरी रहेगी, फिर आपको पहले ही पता होगा कि आपका इंक्रीमेंट कितना होगा, तो आप उस हिसाब से अपने लाइफ को, अपने ईयर को प्लान कर सकते हो। तो ऑल दिस पर्क्स आर देयर इन एमएनसीज जब आप जॉब करोगे। सो वो एक चीज़ हो गया। एंड फ्रीलांस, फिर से फ्रीलांस में मैं अगर पैसों की बात करूंगा तो फिर से वही कोई रेट कार्ड नहीं है कि आप इतना ले सकते हो। आपको क्लाइंट को देख के समझना पड़ेगा कि ओके दिस इज व्हाट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं 10,000 ही लूँगा एक लोगों के लिए, और उसके नीचे मैं नहीं लूँगा, उसके ज़्यादा भी नहीं लूँगा। कोई आए तो आए, कोई नहीं आए तो नहीं आए। बट दिस इज़ नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स। अगर आपको एक कॉन्स्टेंट फ्लो चाहिए पैसों का, तो आपको देखना पड़ेगा कि ओके दिस गाय विल पे मी मे बी 2,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, तो आपको उसी में करके देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा क्लाइंट है जो आपको पता है कि इस बंदे के पास पैसा है, मुझे बस वो पैसा निकलवाना है उससे, तो आपको उस हिसाब से बात करना पड़ेगा कि आप ऐसे 50,000 भी ले सकते हो एक लोगों के लिए, कि आपको वैसे फंडे उसको समझाने पड़ेंगे कि लोगो इज़ नॉट ए लोगो, इट्स द आइडेंटिटी ऑफ यू। और आपको उस हिसाब से पैकेज बना के देना पड़ेगा कि लोगो सिर्फ लोगो कैसा दिखेगा, लोगो विजिटिंग कार्ड में कैसा दिखेगा, लोगो लेटर हेड में कैसा दिखेगा। तो वो सब कुछ जब आप अपना प्रेजेंटेशन उतना अपलिफ्ट कर दोगे तो उतना पैसे भी आपको मिलेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप पैसा बना सकते हो फ्रीलांसिंग में भी। लेकिन कोई भी ऐसे, जैसे कि अपना यूट्यूब है, आप यूट्यूब में ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे महीने में इतना पैसा मिलेगा। अगर आपका हर वीडियो हिट हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपका अगर कोई वीडियो हिट भी नहीं हुआ तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो फ्रीलांस में भी सेम है, आप बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है कि ऐसा इतना इनकम आपको हो सकता है। बट अगर मैंने जैसे कि बोला कि जो कंपनी के साथ आप एसोसिएट होकर फ्रीलांस करते हो, तो आप एक रिटेनरशिप उनके साथ बना सकते हो कि आप मेरे से कितना भी काम करवा लो, मुझे 20,000 रुपया महीने का चाहिए होगा। सो नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो काम दे। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि जनरली आपको जितना पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है। सो देयर इज नो परफेक्ट वे, आपको बस देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए फिट बैठता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर। तो फिर से शुरू करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, मतलब आपके ऊपर कोई सीनियर डिज़ाइनर, कोई मैनेजर ऐसा रहेगा और आपको वही करना पड़ेगा जो वो बोलता है। मतलब ऐसे हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे कि यहाँ से ये करो, वो नहीं होगा। लेकिन आप खुद से अपना प्रोजेक्ट नहीं चूज़ कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें मुझे काम करना है, ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, तो आप वो, मतलब बहुत कम होता है। बट अगर आप जूनियर हो तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपको दिया जाता है। कि जैसे अगर आपको बोला गया कि ओके दिस इज़ द एड, आपको उसे ऐसे 10 साइजेस में अडाप्ट करना है, तो आपको वही करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको, मतलब आप कितना सीख सकते हो उस हिसाब से आपको रहना पड़ता है। वही है, मतलब आप अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि आपको जो काम दिया गया है आप उसको अच्छे से सिंसियरली करो। वो होता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और वो सबसे ईजी, मतलब सबसे रिलैक्सिंग होता है।
आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप बस हेडफोन्स लगाइए और आप दिन भर काम करते रहिए, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आपको पता है कि आपको कितना काम खत्म करना है, उतना काम खत्म कीजिए, आपका हो गया। सो दैट्स द मोस्ट ईजी एंड कन्वीनियंट वे, लाइक कन्वीनियंट टाइम फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर जब आप जूनियर रहते हो। फिर आपको थोड़ा सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर वो सब में आना होता है, तो आपको क्या होगा, आपके नीचे ऐसे कोई जूनियर रहेगा। सो यू विल हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, और आपको दूसरे का काम मॉनिटर भी करना पड़ेगा। कि सपोज कैसा होगा, जब आप सीनियर बन जाओगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा काम आएगा जो आप अकेले नहीं कर सकते। तो आपको क्या होगा, अपने थोड़े काम आपको डेलीगेट करना पड़ेगा टू सम जूनियर डिज़ाइनर, तो जो आपके साथ एसोसिएट होकर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही वो काम कर रहा है, बट यू नो कि यू हैव ए जूनियर डिज़ाइनर इन योर टीम, तो आपको ये करना है, आपको ये डेलीगेट करना है। सो दैट्स हाउ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होते हैं आप जितने सीनियर बनते जाते हो। फिर आप आर्ट सुपरवाइज़र बन सकते हो। आर्ट सुपरवाइज़र मतलब आपको बस सुपरवाइज़ करना है कि आप अपना काम कर रहे हो, और जो एकदम सीनियर बंदा है वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब वो कुछ नहीं देखेगा आपके नीचे, बट यू हैव टू सुपरवाइज एवरीथिंग। कि आपको देखना है कि 10 क्लाइंट आपके अंदर, अगर 10 क्लाइंट है तो ये 10 क्लाइंट का हर एक काम ठीक है कि नहीं, वो सब कुछ आपको देखना है। थोड़ा जितने आप सीनियर बनते जाओगे आपका काम उतना ही डिफिकल्ट होते जाएगा। एंड वंस यू आर ए ग्रुप हेड और मैनेजर, उसके बाद तो आपका डिज़ाइनिंग का काम बहुत कम रहेगा, आपको बस देखना ही होता है। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे मिलते हैं, आप कितना हार्डवर्क करते हो उसका पैसा आपको नहीं मिलता, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा मिलता है। बिकॉज जब आप ग्रुप हेड मैनेजर बन जाते हो तो उसके बाद आपके टीम ने अगर कोई गलती कर दी तो उस बंदे को सुनने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा उस क्लाइंट से बात करने के लिए कि दिस वाज आवर फॉल्ट, हमारे गलती की वजह से ये हुआ था। सो दैट्स हाउ इट इज़। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप देता हूँ कि हम लोगों ने जब मैं गुवाहाटी में जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे एक बार क्या हुआ था, कैलेंडर डिज़ाइन किया था हम लोगों ने किसी क्लाइंट के लिए। और कैलेंडर में क्या होता है, 12 महीना होता है, तो आपको प्रॉपरली, और वो फोल्डिंग कैलेंडर था, मतलब एक महीने का एक ही पेज में कैलेंडर, वैसा कैलेंडर था वो। तो हम लोगों ने पूरा 12 महीने का कैलेंडर बना दिया और अप्रूव भी हो गया, फिर कैलेंडर चला भी गया, प्रिंट भी हो गया, एकदम मैसिव, मतलब जैसे हज़ार प्रिंट हुआ था कैलेंडर, वो सब कुछ बढ़ गया। फिर जब मुझे अभी भी याद है जुलाई महीना आया, तो जुलाई महीना आके हम लोग को मालूम चला कि जून और जुलाई हम लोगों ने बस कॉपी पेस्ट कर दिया था डेट्स, क्योंकि हम लोगों ने जुलाई महीने के हिसाब से फिर उस डेट्स को चेंज नहीं किया। तो वही गलती हो गई थी, हम 2 डिज़ाइनर्स ने किया था वो वाला चीज़, तो उसके लिए हमको बहुत सुनने के लिए मिला। तो हमें सुनने के लिए मिला हमारे सीनियर्स से, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे सीनियर को क्लाइंट से सुनने के लिए मिला। वो क्लाइंट का जो रैथ है वो अपने सीनियर ने ले लिया। तो दैट इज़ मोर, मतलब वो कैसे बोलूँ, दैट इज़ मोर चैलेंजिंग एक्चुअली। आपको जब आप समझ रहे हो ना मैं कैसे क्या बोलूँ अभी, कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, उसने कुछ किया नहीं, उसने गलती उसने किया नहीं है। ऑब्वियसली उसका गलती ये है कि उसने क्रॉस चेक नहीं किया, उसने अच्छे से क्रॉस चेक नहीं किया, बट इतना काम रहता है, वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड आप भी थोड़ा लेट गो करते हो कि ओके उन्होंने कर ही लिया है तो अभी कर लेंगे, तो क्योंकि आप एक एक चीज़ तो नहीं देख सकते। सो दिस इज़ हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज विथ रोल्स, जो जितना भी आप बढ़ोगे। सो दैट्स हाउ द ग्राफिक डिज़ाइनर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज। और अगर आप एक्स्ट्रा स्किल्स है आपके पास कि आप फोटो भी खींचते हो, वीडियो भी बनाते हो, ये सब कुछ है, तो आपको मे बी फील्ड में भी जा सकते हो। फिर अगर फ्री बैठे हुए हो, अगर आपका प्लानिंग किया हुआ है कि ओके मंडे ट्यूजडे शूट है, तुम जाके करके आना, तो आप जाके शूट भी कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको कुछ करना आता है तो वो उस हिसाब से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका बनता है। और अब आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि हर ग्राफिक डिज़ाइनर को ये चीज़ समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोफेशन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब जो है, दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेगा। ट्रस्ट मी, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा वंस यू आर इन दिस जॉब। जैसे कि मैंने बोला कि आप 9 to 5, मतलब 9 to 5 जो लोग जॉब करते हैं और फिर भी कंप्लेन करते हैं कि मेरा लाइफ से 9 to 5 हो गया है, मतलब पता नहीं कैसे लोग उसमें भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि 9 to 5 आपने जॉब कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको जो करना है कीजिए ना, उसके बाद अपने, मतलब क्या ही पॉइंट है फ्रस्ट्रेट होने का 9 to 5। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर्स का ऐसा नहीं होता है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत डिमांडिंग जॉब है। डिमांडिंग बोलने का मतलब ये नहीं कि बहुत डिमांड वाला जॉब है, ऑब्वियसली वो डिमांड तो है ही, बट डिमांडिंग मतलब आपका जॉब आपसे बहुत कुछ मांगेगा, आपका बहुत अटेंशन, आपका बहुत टाइम मांगेगा आपका जो जॉब है। हर जगह पे अगर आप फ्रीलांस भी करते हो, नॉर्मल यूट्यूब भी करते हो आप, या फिर कुछ भी ऐसा करते हो, तो जैसे कि देखिए आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा होगा कि हफ्ते में वो लोग 80-90 घंटा काम करते हैं। बोलने के लिए तो फ्रीडम है, हम लोग यूट्यूबर हैं, ये है, लेकिन 80-90 घंटा यूट्यूब का काम करते हैं। और मतलब हफ्ते में 60-70 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो वो आप एक पकड़ लीजिए कि आपको उतना करना ही है।
एंड सिटिंग जॉब है तो आपका हेल्थ भी थोड़ा ख़राब होता है। देन जैसे कि मैं बोलता हूँ कि डेडलाइन नहीं, एक्सटेंडेड डेडलाइन, मतलब अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 दिन के अंदर ये करना है, दैट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप बिना सोए कुछ भी करके आपने कर दिया 2 दिन के अंदर सपोज, हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंड होता है डेडलाइन कि 2 दिन में ठीक है, एक बार फर्स्ट ड्राफ्ट में जाएगा, फिर उसके बाद चेंजेस आएंगे, फिर चेंजेस टू एंड फ्रो होते रहेगा। दैट इज़ वेयर द फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप। मतलब फ्रस्ट्रेशन इज नॉट कि आपको इतने कम टाइम में ये करना है, नहीं, आपने कर भी दिया, उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि अरे यार इतना मेहनत से किया, वो वर्थ नहीं हुआ, फिर चेंजेस। सो इट टेक्स ए वेरी लाइक एक बहुत ही डिफरेंट टोल होता है आपके मेंटल स्ट्रेंथ में। आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका जो लाइफस्टाइल चेंज होगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, मैं अपने ही एग्जांपल से बताता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संडे को भी काम हो सकता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं और बितुपवन हम लोग एक साथ थे, तो हम लोग घोस्ट राइडर मूवी देखने गए थे, घोस्ट राइडर पार्ट 2 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। और हम लोग ऐसे संडे को थिएटर में पहुँचे और मुझे मेरे बॉस का कॉल आता है कि यू हैव टू कम टू ऑफिस। और मैं ना ऐसे मूवी अभी शुरू भी नहीं हुआ, हम लोग जस्ट बैठे वहाँ पे, एंड मैं ऐसे रोने ही वाला था कि मुझे क्यों बुला रहे हो, संडे है आज, मतलब मैं ऐसे मूवी देखने आया हूँ। आई न्यू दैट डे, आई न्यू कि ओके माई लाइफ हैज़ चेंज। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मूवी में हूँ, मैं मूवी देख के आता हूँ। फिर मैं मूवी देखा, फिर बितुपन का बाइक लेके मैं ऑफिस गया, फिर रात के 11 बजे तक मैंने काम किया उस दिन, फिर घर आए। तो ये जो चीज़ है कि आपका बहुत आपसे बहुत कुछ मांगेगा, इट विल बी ए वेरी डिमांडिंग जॉब फॉर यू, आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा उधर। सो वो एक चीज़ है जो आपको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप क्या है कि जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के लिए मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सारे, इंडिया में भी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, बहुत यंग हैं, मतलब ऐसे 20-21 साल 22 साल के हैं। वो लोग ऐसे एक जॉब ऐसे 1 महीना 2 महीना या फिर जॉब छोड़ ही दिया, अभी सिर्फ यूट्यूब कर रहे हैं। एंड दे आर लाइक बीइंग कि जॉब करना, मेरा फर्स्ट जॉब स्टोरी, सेकंड जॉब स्टोरी, विच इज़ गुड, ठीक है, उन लोग के लाइफ के लिए ये वर्क करता है। और अगर उस टाइम पे मेरे पास भी यूट्यूब वाला ऑप्शन होता तो शायद मैं भी वैसे ही सोचता उस टाइम पे। बट मैं एक जॉब करने वाले मेंटेलिटी से ही आया था, तो वो जो थ्रेशोल्ड है अपना खुद का, वो रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको हार नहीं माननी है कि ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये आपने ही चुना है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आपको, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं फ्रीलांस करूँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा, फ्रीलांस में तो सेम होगा ना कि आपको बोला जाएगा कि यार हेल्प कर दे यार, मेरे को ये मेन्यू चाहिए, मेरा कल ही रेस्टोरेंट का लॉन्च है। तो आपका क्या ना, आप अगर आपको वो काम लेना है, अगर आप वो पैसा चाहिए आपको, तो आपका तो उस गया ना वो टाइम आप जो भी कर रहे थे। तो वो चीज़ एक कंपनी के लेवल पे होता है कि आपको फिर रात को बैठ के तो वो मेन्यू डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ हाउ फ्रीलांस वर्क। तो वही होता है, मतलब ऐसे ही आपका ये जो थ्रेशोल्ड है, ये जो कल्चर है, ये जो लाइफस्टाइल है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अराउंड। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कआउट, जो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मुझे बोलने वाला कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सिटिंग जॉब इज़ सो मच डेंजरस फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत एक नया चीज़ था, मुझे नहीं पता था यार हम लोग को। लेकिन अभी मैं हूँ ऐसा वीडियो बना के आप लोग को बता रहा हूँ, सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो लाइफ में, ये सिटिंग जॉब आपको करना है, ये लाइफस्टाइल आपको जीना है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कआउट, आपको एक वर्कआउट अपने लाइफ में डालना ही पड़ेगा। मतलब आप कितना भी बिजी हो, दिन का आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी हेल्दियर लॉन्गर। बिकॉज द ट्रूथ इज़ कि वी आर ओनली गेटिंग ओल्डर। एवरी डे हम लोग ज़्यादा ओल्ड होते जा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं, हम लोग जवान नहीं हो रहे। तो आपका जो बॉडी है वो दिन दिन खराब ही होगा। और अभी मतलब अब के टाइम पे एक कहावत है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। पहले ऐसे बोलते थे कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो वैसे ही आजकल सिटिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि हमारी बॉडी सिट मतलब बैठने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी बनी है घूम फिर के काम करने के लिए। दैट इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ मेड। बट सिटिंग जॉब में क्या होता है, हम लोग बैठे रहते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि ओवर द ईयर्स काम करते करते अभी मुझे पता है कि मेरा शोल्डर इम्बैलेंस्ड है। आपको ऐसे देखने से मालूम नहीं चलेगा, बट मेरा जो राइट शोल्डर है वो थोड़ा नीचे है एंड लेफ्ट शोल्डर इज़ लिटिल हायर। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि हम लोग ऐसे काम करते, मतलब मेरा ये हाथ माउस में रहता है और ये हाथ कीबोर्ड में रहता है। सो ऐसे काम करते करते, और ये मुझे कब पता चलता है पता है, जब मैं डेडलिफ्ट करता हूँ या फिर जिम में जाके कोई भी ऐसे सिमेट्रिकल वर्कआउट करता हूँ कि मैंने ऐसे बार को ऐसे पकड़ा है, तो मुझे आईने में दिखता है कि दिस शोल्डर इज़ लिटिल डाउन। और ये कोई ऐसे मेरे स्कल उसमें इशू नहीं है, मुझे बस एक डीप टिश्यू मसाज या फिर कोई कायरोप्रैक्टिक ऐसे मसाज लेना है तो ये इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ बिकॉज कि मेरा ये लेंथन हो गया है
कि ये खींच गया है ये मसल, और ये मसल टेंशन की वजह से ये मसल टाइट हो गया है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। इसमें ऐसे कोई मेजर इशू है नहीं। और ऐसा ही आपके साथ बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जो होता है ना, ये सब कुछ आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में जाके ना उन सबको फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने कितना लास्ट 2-3 ईयर्स से मैंने वर्कआउट करना चालू किया है, बट अगर मुझे ये चीज़ पता होता कि मेरे बॉडी के साथ ऐसा ऐसा होगा, तो मैं जब से जॉब ज्वाइन किया हूँ उस टाइम से मैं पूरा वर्कआउट अपना चालू रखता। बट मुझे पता ही नहीं था उस टाइम, बोलने के लिए कोई था ही नहीं। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये जॉब करना है, अगर आपको इस फील्ड में आना है, तो आपको बहुत एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ जिम नहीं, आप खेलने से भी होगा, आपको भागने से भी होगा। बट सच्चाई ये है कि आजकल के ज़माने में अगर आप कहीं पे भी रहते हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि भागने के लिए आजकल जगह नहीं है। आपको एक पार्क तक जाना पड़ेगा अपना बाइक या कार लेके, और फिर वहाँ पे जाके आपको भागना पड़ेगा। जैसे कि गुवाहाटी में भी रनिंग एक रोड है, वहाँ पे आप कन्वीनियंटली रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं रहते तो आपको तो उस रनिंग रोड तक जाना पड़ेगा ना। तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है टू रन प्रॉपरली। तो वो एक चैलेंज आजकल है। या फिर अगर आप खेलना चाहते हो कि मुझे खेलना है, कि मैं बैडमिंटन खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, तो वो भी आपको एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम आपको निकालना है। तो मेरे हिसाब से जिम इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट, क्योंकि आप जिम मतलब घर के पास वाला जिम इज़ द बेस्ट जिम। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके घर के सबसे पास जो जिम है वही आपके लिए बेस्ट है। आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, आप जाइए फटाफट, मतलब इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। आपको कुछ भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 40-45 मिनट में आपका वर्कआउट हो जाएगा, और फिर आप आके फिर आपको जो भी करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है, आपको बॉडी नहीं बनानी है, मतलब बना भी सकते हो, बट ओनली फॉर फिटनेस, कि आपने सिर्फ कंपाउंड एक्सरसाइज कर लिया, आपके मसल्स को पता है, आपके हार्ट को पता है कि मुझे ब्लड सर्कुलेट करते रहना है। सो दोज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर इफ़ यू वांट टू बी इन दिस फील्ड, अगर आपको इस फील्ड में लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफ जीना है तो। ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, और इतना बताना ज़रूरी है। तो मुझे पता है कि जिन लोग को इस फील्ड में इंटरेस्ट है वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, सो वर्थ इट। तो अभी लास्ट के 2 पॉइंट है। तो जो मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट है अभी का जो पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट डेवलप ए हॉबी दैट डजंट नीड सिस्टम, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंट नहीं है, वैसा आपको एक हॉबी डेवलप करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी इन दिस फील्ड फॉर लॉन्गर। पहले मतलब जब मैं ग्रो अप हो रहा था, तो हम लोग के लिए कंप्यूटर एक बहुत नई चीज़ थी। टेक्नोलॉजी वॉज अ वेरी न्यू थिंग, और हम लोग दिन भर सिस्टम के सामने बैठे रहते थे, बिकॉज दैट वॉज वेरी न्यू। मतलब दिन भर टेकन खेलते रहते थे। वुल्फेनस्टाइन, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, वुल्फेनस्टाइन, अनरियल टूर्नामेंट, फिर मैंने हिटमैन भी खेला है, प्रिंस ऑफ पर्शिया, तो पूरा मतलब ऐसे घोल के पी गया था। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी न्यू टू अस। तो हम लोग दिन भर बैठ के मतलब सिस्टम के सामने 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 सामने, एंड देन वी जॉइन दिस जॉब। और जैसे ही जॉब में हम लोग, अभी तो मुझे मतलब इलेक्ट्रिसिटी मेरे लाइफ में चाहिए ही नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर कोई पहाड़ वहाड़ में ऐसे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा खुश हूँ अभी, क्योंकि ये जो सिस्टम आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज़ माई लाइफ। मैं सुबह उठ के सिस्टम के, इसलिए तो चश्मा आ गया है, सुबह उठ के सिस्टम के सामने बैठता हूँ, सिस्टम से उठ के सीधा सो जाता हूँ। सो इतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो ब्लैक नॉइस, हम लोग उसको ब्लैक नॉइस बोलते हैं, मोबाइल तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इट्स वेरी ईजी टू गेट बर्नड आउट। मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे यार क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ, ये भी हो सकता है। अगर आप परफ्यूम खरीदने जाते हो किसी मॉल में या फिर किसी शॉप में, तो क्या होता है कि एक परफ्यूम आपको ऐसे दिया और आपने सूंघ के देखा कि ओके दिस इज़ द परफ्यूम। उसके बाद आपको कॉफ़ी बीन सुंघाया जाता है, कि आपको कॉफ़ी बीन दिया जाता है, जो बड़े बड़े बीन्स होते हैं, कि आप उसको सूंघिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। तो क्या होता है कि इस सेंट का इन्फ्लुएंस उस दूसरे सेंट में नहीं आता है, क्योंकि ये कॉफ़ी बीन्स ने आपका जो पैलेट है उसको क्लींस कर दिया, कि आपका जो सेंसेस है उसको क्लीन कर दिया, उसको न्यूट्रल कर दिया। तो आप अलग अलग सेंट को आप ले सकते हो। अगर आपने बैक टू बैक लिया कि ओके ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो यू माइट नॉट बी एबल टू जज इट प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको एक पैलेट क्लींजर आता है विच इज़ नो वेयर रिलेटेड टू परफ्यूम। तो कॉफ़ी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो वो आपको क्लींस कर देता है। तो वही एक चीज़ चाहिए कि आप सिस्टम के सामने इतना ज़्यादा बैठे हुए हो, तो आपका एक पैलेट क्लींजर नहीं है। तो क्लींस योर पैलेट, मतलब आपको वो ब्रेक देने के लिए आपको एक हॉबी डेवलप करना, मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कर लीजिए, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक इस फील्ड में काम कर सको आराम से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि शुरुआत में मेरा ड्राइंग था, मतलब मैं ड्राइंग स्केच करके मुझे मज़ा आता था, अभी भी आता है, बट आई फाउंड कि स्केचिंग इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट आई डू फॉर माई लिविंग।
तो कभी कभी क्या होता है कि दिन भर डिज़ाइन कर लिया, अभी मतलब आके क्या मैं डिज़ाइन ही करूँगा, मतलब फिर से क्या बनाऊँगा, तो वो भी मुझे मन नहीं करता था। वो जो चीज़ है कि जो चीज़ को करके आपको इतना मज़ा आता था उसको करने का मन नहीं करता है अभी आपको, तो वो ना हो इसीलिए अलग अलग चीज़ होता है। जैसे कि अभी मेरा है कार्ड्स, मतलब मेरे पास कार्ड्स रहते ही हैं, आई लव प्लेइंग विथ कार्ड्स। और मैं गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है कि मैं ऐसे कुछ कुछ कर रहा हूँ ऐसे कार्ड से, कुछ तो मतलब ऐसे फिजिटी हैंड है, या फिर मूवी देख रहा हूँ तो मैं ऐसे कार्ड से खेल रहा हूँ, ऐसे कुछ भी मतलब मैं करते रहता हूँ। सो दिस गिव्स मी दैट फील कि ओके विथ कार्ड्स आई कैन गो क्रिएटिव। मैं ऐसे कार्ड मैजिक के हिसाब से मैं अपना क्रिएटिव जो माइंड है उसको भी मैं काम करते रह सकता हूँ। या फिर दिस इज़ हाउ आई क्लींस माई पैलेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कार्ड्स के साथ मैंने आधा घंटा कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर मैंने अगर कोई एक नया मैजिक का ट्यूटोरियल देख लिया और एक दिन के लिए मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लेता हूँ इन सब चीज़ों से, ताकि आई कैन गो बैक और फोकस मोर। तो वो भी एक एक्स्ट्रा मतलब अलग चीज़ है। जैसे कि पीटर मैकनन ने भी बोला था कि ही लाइक्स टू वर्क विथ लेदर, उनका एक लेदर का भी ब्रांड है, आई थिंक पीट्स पायरेट लाइफ उनके लेदर का ब्रांड है। तो वो लेदर का काम करते हैं वेन एवर ही फील्स लाइक, अदरवाइज ही इज़ ऑल्सो लाइक अस ओनली, नो ही इज़ फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर। तो जब ज़्यादा सेचुरेशन हो जाता है तो वो लेदर में काम करते हैं, लेदर की चीज़ें बनाते हैं। सो दैट वे उनका पैलेट भी क्लींस हो गया और वो चीज़ भी हो गया। तो आपको वो भी एक चीज़ डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। आई फील कि मुझे आपको ये बताना था, आप बाकी आप देख सकते हो। एंड जो लास्ट अभी पॉइंट है, ये कोई ऐसा प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यू टू रीड वन बुक एंड द बुक इज़ दिस। तो इस बुक के जो ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है, ही इज़ पीयूष पांडे। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ कि आपके बचपन से आपका कोई भी टीवी का ऐड आप उठा लीजिए एंड देयर आर लाइक 90% चांसेस कि वो ऐड इन्होंने ही लिखा है। सो ही वर्क्स इन ओगिलवी, आई थिंक वो अभी एशिया हेड है, आई थिंक, मुझे मैं देख के बता दूंगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा कि व्हाट ही इज़ नाउ इन ओगिलवी। तो वो मतलब ऐसे बहुत अच्छे एडवर्टाइजिंग के गुरु माने जाते हैं। तो एड्स को हिंदी में करने में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो दैट वे मतलब ही इज़ समवन टू लुक अप टू। अगर आपको एडवर्टाइजिंग में, अगर आपको इस फील्ड में काम करना है, देन ही इज़ समवन टू लुक अप टू। और अगर आप इस किताब को पढ़ोगे, आपको बहुत सारे एड्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मालूम चलेंगे, जो आपने टीवी में देखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि अच्छा इन्होंने ही किया था वो वाला चीज़। एंड हाउ एजेंसीज वर्क, हाउ थिंग्स हैपन, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब मैं कितने ही वीडियोस बना लूँगा, एक किताब है, आप पढ़ लीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। उनके बारे में आप जान सकोगे, आप एडवर्टाइजिंग के बारे में जान सकोगे कि इस कल्चर में क्या क्या होता है प्रैक्टिकली, हाउ सीनियर्स बिहेव, हाउ जूनियर्स बिहेव, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। आप इस बुक को एक बार ट्राई कीजिए अगर आपको इस फील्ड में आना है, या फिर आप काम भी कर रहे हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है इस बुक को, आप अगर पढ़ सकते हो तो आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके, दिस इज़ हाउ दिस इज़। सो यही था, मैंने 10 चीज़ें आप लोग को बताई जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी ए ग्राफिक डिज़ाइनर, और आप एक फ्रेशर ग्राफिक डिज़ाइनर हो ऑलरेडी। दिस इज़ जस्ट टू प्रिपेयर यू। मैं किसी को डराने के लिए या फिर किसी को कुछ नेगेटिव थॉट देने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको पता होना चाहिए वेयर यू आर स्टेपिंग इन टू। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, क्योंकि ये 10 पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं कोई भी पॉइंट ऐसे काटना नहीं चाहता था। सो दिस इज़ वाई सो लॉन्ग, मतलब मैं बस बोलने वाला ऐसे हेडशॉट वाला ही वीडियो था, बट फिर भी लंबा हो गया। एनीवे, दिस वाज शमीम, यू वॉचिंग किबा किबी, एंड आई होप कि आपको कुछ तो वैल्यू मिला इस वीडियो से। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हो, लेकिन आपको पता है कि कोई बनना चाहता है, आपका कोई फ्रेंड है, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको ये सारी चीज़ें पता हो, एंड ही विल थैंक यू लेटर। सो दिस इज़ इट, इतना ही था बोलने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।